हेलो दोस्तों, वेलकम टू फंडामेंटल ट्रेडर। आज के इस वीडियो में हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में समझेंगे। ये काम कैसे करती है, कहाँ इलीगल है और क्या लीगल है, माइनिंग क्या है और आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, कैसा फ्यूचर है, ये सब हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको तो पता होगा, बिटकॉइन, डोजकॉइन, इथीरियम, ये सब अभी काफ़ी फेमस चल रही है। और जब से टेस्ला का सपोर्ट मिला है, ये अभी और ज़्यादा बूमिंग में है। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये आपको पहले से पता होगा, क्योंकि ये वर्चुअल करेंसी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ब्लॉकचेन के बारे में, क्योंकि ब्लॉकचेन को ही समझना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये ब्लॉकचेन की वजह से ही ये क्रिप्टो करेंसी जो है वो इतनी ऊपर तक आ गई है। इतनी बड़ी बिलियंस की मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुकी है ये क्रिप्टो करेंसी की। तो इसकी सिर्फ एक ही वजह है, वो है इसका पेमेंट इंटरफेस, जो जिस नेटवर्क को ये फॉलो करती है वो है ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी। तो ये ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी क्या है, चलिए इसको हम समझते हैं। ब्लॉकचेन जो है वो एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। अगर मैं बैंक की बात करूं, तो बैंक में क्या होता है कि वो हमारे सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके रखता है। अकाउंट आपका होता है, पैसे आपके होते हैं, लेकिन उसका पूरा मेंटेनेंस, वो पूरा रिकॉर्ड बैंक रखता है। तो ये सेंट्रलाइज सिस्टम होती है जहाँ पे बैंक कंट्रोल करती है सब कुछ। बैंक चाहे तो आपका पैसा ट्रांसफ़र करेगी, बैंक चाहे तो वो ट्रांसफ़र नहीं करेगी। तो ये सब सेंट्रलाइज सिस्टम होता है जहाँ पे बैंक का इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप किसी को नेफ्ट करते हो, आरटीजीएस करते हो, बैंक का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन जब आप डिसेंट्रलाइज सिस्टम की बात करें, जो ब्लॉकचेन की बैकबोन है, जो ब्लॉकचेन की मेन टेक्नोलॉजी है, वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम में कोई भी सेंट्रल बैंक नहीं होती। सेंट्रल बैंक क्या, कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं होती, कोई भी थर्ड पार्टी नहीं होता। जहाँ पे डायरेक्ट पीयर टू पीयर ट्रांसफ़र होती है, मतलब नेटवर्क टू नेटवर्क ट्रांसफ़र होती है, मतलब पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र होती है। पर्सन ए और पर्सन बी, दो पर्सन है तो इन दोनों के बीच में डायरेक्ट ट्रांसफ़र होगी। इसमें कोई बैंक नहीं आने वाला, बीच में कोई गारंटर बनने वाला नहीं है। पर्सन ए और पर्सन बी के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हुए, उसका रिकॉर्ड एक पब्लिक लेजर में आएगा। जैसे पर्सन ए ने पर्सन बी को $1 या फिर 1 बिटकॉइन का ट्रांसफ़र किए, तो इसका रिकॉर्ड एक लेजर बुक में ऐड हो जाएगा। लेकिन इस लेजर बुक में बस $1 या फिर 1 बिटकॉइन का ही रिकॉर्ड ऐड होगा। पर्सन ए का नाम क्या है, पर्सन बी का नाम क्या है, या फिर पर्सन ए किस एरिया से बिलोंग करता है, इसका क्या अकाउंट नंबर है, कौन सी वॉलेट यूज करता है, ये सब कोई भी डिटेल उस सिस्टम में नहीं आती है, उस ब्लॉकचेन में स्टोर नहीं होता है। बस ये स्टोर होता है कि उसकी बैलेंस क्या है। पर्सन ए ने पर्सन बी को ट्रांसफ़र किए 1 बिटकॉइन, तो इन दोनों के बीच में अब बैलेंस क्या बचा, तो बस इस बैलेंस का रिकॉर्ड किया जाता है लेजर बुक में। और ये जो पेमेंट होती है, इसमें कोई अकाउंट नंबर नहीं चाहिए होता है। जैसे बैंक में आपको अकाउंट नंबर चाहिए होता है, आईएफएससी कोड चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पे ना आईएफएससी कोड है, ना बैंक अकाउंट है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे एक बस एक इनक्रिप्टेड कोड जनरेट की जाती है। जैसे रिसीवर है, अगर आपके वॉलेट में आपको पैसा चाहिए, तो वो जो वॉलेट होगी वहाँ पे आप एक कोड जनरेट करोगे, वो वॉलेट आपको एक कोड जनरेट करके देगा, जो एन्क्रिप्टेड कोड होगा, जो डिक्रिप्ट नहीं हो सकता। आप उसे डिक्रिप्ट नहीं कर सकते हो, या फिर कोई मशीन उसे डिक्रिप्ट नहीं कर सकती। उस कोड में ही आपका एक वॉलेट का एक एड्रेस होगा, कितनी क्वांटिटी चाहिए वो ऑलरेडी उसमें मेंशन होगी। जो सेंडर होगा वो आपको इस कोड पे ही सेंड करेगा। आप उसे ये कोड दोगे, ये बार कोड दोगे, या फिर एक जो सिक्योर कोड जनरेट होता है, वो कोड आपको कॉपी करके उस सेंडर को देने होते हैं। तो वो सेंडर आपको पैसे दे देगा। तो वो सेंडर को अब बिल्कुल भी पता नहीं कि मैं जिसको पैसे दे रहा हूँ वो है कौन, कहाँ से आया है, किस कंट्री का है, किसी को कुछ भी नहीं पता। वो और एक ये सब एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। आप कहीं भी पेमेंट इंटरफेस पे जाओगे जहाँ क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट होती है, तो वहाँ पे आप देखोगे एक ऑलरेडी एक बारकोड लगा रहता है। जहाँ पे बारकोड को आप स्कैन करोगे तो आपका डायरेक्ट एक कोड जनरेट होगा जहाँ से आप पेमेंट कर सकते हो। इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कौन से पर्सन कहाँ पे है, इसके एड्रेस क्या है, कुछ भी नहीं पता चलता, एकदम एनोनिमस है। तो आइडेंटिटी छिप जाती है जहाँ पे। आप ढूंढते रह जाओगे मैंने पैसे कहाँ दिए, किसको दिए, वो आपको वापस नहीं मिलने वाला।
तो यहाँ पे गलती की कोई चांस नहीं होती सुधरने की। बैंक में अगर आप गलती से किसी को पैसे दे भी दिए तो वहाँ से वापस हो जाता, बट यहाँ पे कुछ भी वापस नहीं होता, क्योंकि ये एड्रेस को आप ट्रेस नहीं कर सकते हो। आपने जहाँ पे पैसे दे दिए, फिर वो एड्रेस आपको ट्रेस नहीं कर सकता, वो पैसा कहाँ गया, वो पर्सन को अगर पैसा मिल गया तो वो अब वॉलेट छोड़ दिया हो सकता है, वो एड्रेस गया, मतलब वो कुछ भी कर सकता है, आप उसे ढूंढ ही नहीं सकते हो, क्योंकि बीच में किसी का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं ना, थर्ड पार्टी तो है नहीं जो गारंटर बनेगा। यहाँ पे कोई गारंटर नहीं है। देखिए, अगर मैं ब्लॉकचेन की बात करूँ तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। एक सेंडर, रिसीवर, ठीक है, ये 2 तो होते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुए हैं, उसका एक रिकॉर्ड बनती है जो एक होती है पब्लिक लेजर में। ये पब्लिक लेजर हर जगह अवेलेबल है। आप अगर सर्च करोगे क्रिप्टो की पब्लिक लेजर पे गूगल पे, तो आपको लेजर ओपन हो जाएंगे, आप वहाँ पे जाके लेजर देख सकते हो। ये लेजर क्या करती है, वो बस एक हैशटैग को स्टोर करती है और कितने ट्रांसफर किए गए कॉइन, बस इसे स्टोर करती है। किसको ट्रांसफर किए गए, उसका नाम क्या है, उसकी कंट्री क्या है, कौन से सॉफ्टवेयर यूज कर रहा वो, ये सब कुछ भी स्टोर नहीं होता है। स्टोर होती है तो बस उसकी बैलेंस। मान लो अगर पर्सन ए है, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई पर्सन ए है, उसके पास 10 बिटकॉइन है, ठीक है। एक पर्सन बी है, उसके पास 0 बिटकॉइन है, उसे खरीदना है। तो पर्सन ए क्या करेगा, उसे 2 बिटकॉइन दे देगा, बेच दिया, ठीक है। तो लेजर में एक डाटा ऐड होगा कि पर्सन ए ने पर्सन बी को 2 बिटकॉइन दे दिए, पर्सन ए के पास जो अब बैलेंस बचा वो 8 बिटकॉइन बचा। तो ये जो ट्रांजैक्शन हुआ पर्सन ए और पर्सन के बी के बीच में, ये एक एन्क्रिप्टेड होगा, ऐसा कुछ नाम वगैरह नहीं होगा, एक बहुत लंबा एक एन्क्रिप्टेड कोड बनेगा। अब उस कोड में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा होता जिससे आप समझ पाओगे कि ये क्या है, आप समझ ही नहीं पाओगे ये कोड क्या है, तो आप इसे डिक्रिप्ट कर ही नहीं सकते। आपको वो जो मैं गूगल पर जब आप सर्च करोगे लेजर का, आपको उस लेजर में ये हैशटैग जनरेट होती है और आपको उसे पेस्ट करना पड़ेगा। आपको वहाँ पे ये विजिबल हो जाएगी कि पर्टिकुलर जो थ्रेड है, मतलब जो हैशटैग है, इस हैशटैग पे पर्टिकुलर एक बिटकॉइन ट्रांसफर किए गए हैं। बस इतना ही इंफॉर्मेशन अवेलेबल है लेजर पे, और कुछ भी अवेलेबल नहीं होता। तो ये एक सेफ भी है, लेकिन इलीगल एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा होती है इस पे, क्योंकि इसे ट्रेस नहीं कर सकते। पैसे डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर हो रहे हैं, थर्ड पार्टी कोई है ही नहीं। इवन बैंक भी ट्रेस नहीं कर सकती, इसलिए बहुत सारी कंट्रीज को प्रॉब्लम हो रही है इसे लीगल करने के लिए, क्योंकि ट्रैकेबल नहीं है, आप ट्रैक ही नहीं कर सकते। तो बहुत रिस्क है, जिसकी वजह से चाइना ने भी इसे बैन करके रखा है। और ये जो ट्रांजैक्शन होती है, ए ने बी को बिटकॉइन दिए, बी ने किसी और को दिए, सी को मान लो बिटकॉइन दे दिए, तो ये जो ए बी सी के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है बिटकॉइन की, ये सबके सामने विजिबल है, मतलब ये हर पब्लिक को विजिबल है, हर पब्लिक इसे देख सकता है। बस उसके पास वो हैशटैग होना चाहिए जो जनरेट होता है। अगर उसके पास ये हैशटैग है तो वो सारे ट्रांजैक्शन को देख सकता है कि ये, मतलब खुली किताब है ये पब्लिक लेजर, पब्लिक लेजर नाम ही है। यहाँ पे हर कोई देख सकता है कि किसके पास कितने बिटकॉइन बैलेंस है और कहाँ पे इसने कितना बिटकॉइन सेल कर दिया। लेकिन उसकी आइडेंटिटी नहीं मिलेगी, जो बिटकॉइन होल्डर है इसका नाम क्या है, वो कहाँ का है, तो पर्सन की आइडेंटिटी कुछ भी नहीं मिलेगी, सिर्फ बिटकॉइन जो अमाउंट जो ट्रांसफर हुआ है ना। तो देखिए लेजर का वर्क क्या है, वो बैलेंस को स्टोर करता है। तो यहाँ पे भी लेजर यही काम करती है, क्रिप्टो करेंसी के जो बैलेंस होती है पर्टिकुलर नेटवर्क पे, उसे वो स्टोर करता है। मेरे हैशटैग के जो बैलेंस है, आप उसे पब्लिक के लेजर पे देख सकते हो, मेरे पास इतने बिटकॉइन है, ये विजिबल है। लेकिन मेरा नाम नहीं पता चलेगा, मेरी आईपी पता नहीं चलेगी, मैं कौन हूँ, ये सब आप डिटेल आपको पता नहीं चल सकता। ये जो टेक्नोलॉजी है इसकी वजह से ही मार्केट इतनी ऊपर जा रही है क्रिप्टो करेंसी की, क्योंकि क्योंकि हर कोई अपनी आइडेंटिटी बताना नहीं चाहता, सबको फ्रीडम चाहिए कि मैं जो भी ट्रांजैक्शन करूँ वो ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री मुझ तक ही रहे, कोई मुझे ट्रैक ना करे। लेकिन इसका मिसयूज किया जाता है, बहुत इलीगल एक्टिविटीज होती है। इवन डार्क वेब में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे तो करेंसी के पेमेंट होते ही नहीं है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसी की ही पेमेंट होती है। अब चलते हैं डॉजकॉइन के बारे में बताते हैं आपको, क्योंकि डॉजकॉइन अभी काफ़ी फेमस हो चुका है। डॉजकॉइन मतलब उसे जब क्रिएट किया गया था तो वो एक जोक कॉइन था, मतलब मजाक मजाक में बना दिया गया था इसको, लेकिन अभी इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा ऊपर हो गई है। सोचो
नहीं 2019, हाँ 2019 में जब डोजकॉइन आई थी तब इसके वैल्यू कितनी थी, कुछ 50 पैसे की वैल्यू थी इसके, ठीक है। अभी देखो ये कितने की हो गई है, 20-21 रुपए की हो गई है। ये तो 32 रुपए से ऊपर का हाई बनाया था इसने अभी रिसेंटली, तो अभी 22 रुपए पे 21 रुपए पे चल रही है। 50 पैसे से 22 रुपए पे हो गया भाई, 1 साल हुए हैं इसको। और अभी इस पे टेस्ला का भी बहुत सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट कर रही है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जो अपनी ही करेंसी को डिजिटल करेंसी में लेके आ रही है। जैसे अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ये क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट तो करती है लेकिन इसे करेंसी नहीं मानती है। यूएसए क्या बोलता है कि ये जो आप बिटकॉइन है ये करेंसी नहीं है, ये एक एसेट है। एसेट मतलब जिसका आप ट्रेडिंग करते हो, एक बार्टर सिस्टम है। आप यूएस डॉलर देकर आप ये एसेट ये बिटकॉइन के ले सकते हो, लेकिन बिटकॉइन को वो करेंसी नहीं मानता है, वो एक एसेट है जिसका आप ट्रेडिंग कर रहे हो। तो जब तक इसे बहुत सारी कंट्री इसे करेंसी इसलिए नहीं मान रही क्योंकि अगर इसे करेंसी मान लेगी ना तो इसका इलीगल ट्रेडिंग से बहुत ज़्यादा जैसे डॉलर का एक्सचेंज होने लग जाएगा। तो इसलिए इसे करेंसी नहीं मान रही क्योंकि अभी इसके लिए कोई रेगुलेशंस नहीं है, कोई रूल्स नहीं है। जब तक इसके लिए रूल्स नहीं आती है, रेगुलेशंस नहीं आती है, प्रॉपर एक्सचेंज नहीं बन जाती है रूल्स के साथ, तब तक इसे करेंसी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। और यही वजह है कि चाइना ने भी इसकी माइनिंग, इसकी एक्सचेंजेस को बैन कर दी है, जिसकी वजह से बाइनेंस जो है, जो बहुत बड़ी एक्सचेंज है क्रिप्टो करेंसी की, बाइनेंस ने भी अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया अमेरिका में। कॉइनबेस जो है वो भी अमेरिका से है। तो अब चाइना में कुछ भी बचा नहीं, माइनर्स हैं वहाँ पे। क्योंकि आप देखो बिटकॉइन की जो 60 to 70% जो बिटकॉइन आपको अवेलेबल दिखाई देती है, वो माइनिंग जिसकी हुई है वो चाइना में ही इसकी माइनिंग हुई है। और इसके मार्केट इतनी तेजी से भागी है, आप सोचो अगर बिटकॉइन को आप 2015 में लिए होते, जब ये 3,000 4,000 के रुपीस की थी 2015 में बिटकॉइन, और 2020 में ये 40 लाख से ऊपर हो गई है। सोचो 3,000 का बिटकॉइन अगर आपके पास उस टाइम पे एक बिटकॉइन भी होता तो आपके पास आज 40 लाख होता, सिर्फ 5 साल में। तो कितनी ऊंचाई लेवल पे पहुंच गई है ये क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में। मानता हूँ यहाँ पे रिस्क है क्योंकि कोई भी रूल्स ऐसे नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई सेंट्रल पावर नहीं है इसे कंट्रोल करने के लिए। और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ऐसे हैं जो आपको ये बता रहे हैं कि डॉज कॉइन में पंपिंग हो रही है, पंप एंड डंप है। तो भाई आप खुद सोच लो, ये जो लोग बता रहे हैं कौन सी क्रिप्टो करेंसी में मतलब पंप एंड डंप नहीं है। बिटकॉइन क्या पंप एंड डंप नहीं है? ये बिटकॉइन की इतनी वैल्यू कहाँ से हो गई भाई, इतनी पंपिंग हुई है बिटकॉइन में। अगर ये गिरेगी ना तो भाई बहुत ही गंदी गिरेगी। तो वो बहुत ही गंदी तरीके से मतलब नीचे आ जाएगी भाई, पूरे नीचे आ जाएगी, बर्बाद कर देगी। क्योंकि कोई रूल्स नहीं है भाई, कोई देखने वाला नहीं है इसका। पूरी क्रिप्टो करेंसी की मार्केट पंपिंग पे ही चल रही है। लेकिन आप इसे इग्नोर भी नहीं कर सकते, इतनी बिलियंस के मार्केट बन गई, आप गूगल पर जाके सर्च करोगे ना। और अगर मैं क्रिप्टो करेंसी के मार्केट कैपिटल को बताऊं तो करेंटली 600 बिलियन के मार्केट हो चुकी है इसकी भाई। तो आप इसे इग्नोर भी नहीं कर सकते। मानता हूँ कोई रिस्क है, मानता हूँ कोई रेगुलेशन नहीं है, लेकिन 600 बिलियन के मार्केट बन गई है। और ये जो क्रिप्टो करेंसी में जो पीक आई है ना भाई, वो 2017-18 से आई है। मैं आपको बताया ना, अभी डोजकॉइन 2019 में 50 पैसे की थी, आज देखो वो 23 रुपए की हो गई है। और अभी कुछ दिन पहले ये 35-36 रुपए की थी। तो इतनी भयानक तेजी, तो इसे आप इग्नोर कर दोगे तो ये एक अपॉर्चुनिटी भी है जिसे आप मिस कर दोगे। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं आपको इस वीडियो से ये बताना चाहता हूँ कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट मत करो, 5,000 ही करो या 10,000 ही करो भाई, मैक्सिमम करना है 10,000 करो, लेकिन 10,000 करो क्योंकि आप 5,000 के 1,000 एक महीने में खर्च कर देते हो। और अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो फिर आपको लिए 5,000 10,000 कोई बड़ी बात नहीं है, आप तो अर्निंग भी कर लेते हो। तो 5-10,000 का रिस्क लेने में क्या प्रॉब्लम है? अगर मान लो गवर्नमेंट इसे अप्रूव कर देती है, बहुत सारी कंट्री अगर इसे लीगल कर देती है, क्योंकि ऑलरेडी 600 बिलियन के मार्केट इसकी हो चुकी है, बहुत लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं, बहुत लोगों ने। जब चाइना ने इसे बैन कर दिया फिर भी इसके मार्केट नहीं गिरी, और गिरी क्या, ये तो और ऊपर चली गई मार्केट। तो जब यहाँ बैन हुआ और क्रिप्टो करेंसी का मार्केट और ऊपर चली गई, तो आप ये मत सोचो कि ये मार्केट बहुत जल्दी गिर जाएगी, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। आपका ये 10,000 का इन्वेस्टमेंट
यकीन मानिए 10 लाख हो सकता है। तो आप ऐसे समझो, अगर आप स्टॉक मार्केट में होते, ठीक है, सोचो स्टॉक मार्केट में अगर आप 90s में इन्वेस्ट करते, 1990 2000 का टाइम पे इन्वेस्ट करते, तो आज आपके पास कितनी की वैल्यू होती? 2020 में कितनी की वैल्यू होती? आप सोच सकते हो? आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। अगर 90s में आप 10,000 लगाए होते तो आपके पास आज 10 लाख से ऊपर का वैल्यू होता। क्रिप्टो करेंसी को अभी कितने टाइम हुए हैं यार? मुश्किल से 3 से 4 साल हो रहे हैं, 3 साल। अभी जो बच्चा है क्रिप्टो करेंसी का मार्केट, अगर आज के टाइम पे आप 10,000 भी लगा देते हो और इसे लगा के छोड़ दो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें ट्रेडिंग करो, मान लो 10,000 आप खो दिए, कहीं से गिर गया, वॉलेट से गिर गया पैसा, रिस्क ले लो यार 10,000 का, लगा के छोड़ दो। जो पूरी दुनिया बोल रही है पंप एंड डंप है, जो भी है यार, अगर ऊपर चला गया, पॉजिटिव सोचो, अगर ऊपर चला गया तो ये 10,000 आपको 10 लाख बना के देगा कि नहीं देगा? क्योंकि स्टॉक मार्केट और अगर आप क्रिप्टो करेंसी के मार्केट से कंपेयर करोगे ना, तो स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर जा चुका है और क्रिप्टो करेंसी अभी बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, स्मॉल है, टीनी है वो। तो मैं आपको कुछ बता रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी, जैसे लाइट कॉइन हो गई, डॉज कॉइन हो गई, ट्रॉन हो गई और बीटीटी हो गई। इन चारों में से या फिर इन चारों में कुछ भी थोड़ी बहुत लेके आप इन्वेस्ट कर दो 10,000, या तो फिर 10,000 का लाइट कॉइन ले लो, या फिर 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो आप, 3-4 करेंसी लेके स्टोर कर लो अपना वॉलेट में। वजीर एक्स का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आप यूज कर सकते हो, वजीर एक्स का यूज करो, वहाँ पे बाय करो, और बाय करने के बाद आप अपना जो क्रिप्टो करेंसी है उसे आप अपने वॉलेट में ट्रांसफ़र कर लो और उसे लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दो। एक इन्वेस्टमेंट है तुम्हारा ये। तो ये बिटकॉइन का कोई भरोसा नहीं, ये क्रिप्टो करेंसी का कोई भरोसा नहीं, या तो वो नीचे ही आ जाएगा या तो वो इतना ऊपर चले जाएगा ना, जब आप 10,000 का इमेजिन नहीं कर सकते वो कितनी वैल्यू बन जाएगी। इसमें कोई अपर सर्किट नहीं है भाई, स्टॉक मार्केट की तरह कोई लोअर सर्किट नहीं है। तो खैर जो मैंने बताना था वो मैंने बता दिया आपको, क्योंकि यहाँ पे ही पैसा आपका बन सकता है। और आप इस बात को भी समझो, बहुत सारी कंट्री ऐसी है जो ब्लॉकचेन की जो टेक्नोलॉजी है उसे फॉलो करने के लिए फॉर्मुलेशंस कर रही है, रूल्स बना रही है। और यही वजह है कि एलोन मस्क भी इसको सपोर्ट करते हैं, क्रिप्टो करेंसी को। और तो मुझे लगता है आपको एक रिस्क तो लेनी चाहिए, छोटी सी रिस्क लो लेकिन लो, क्योंकि रिस्क लोगे तो ही पैसा बनेगा, रिस्क नहीं लोगे तो पैसा नहीं बनेगा। आज आप क्रिप्टो करेंसी में 10,000 लेके छोड़ देते हो, अगर जीरो हो गई तो आपका 10 ही हज़ार जाएगा भाई, जाएगा कितना जाएगा, माइनस में थोड़ी ना जाएगा, 10 ही हज़ार जाएगा। लेकिन अगर ये क्रिप्टो करेंसी मान लो लीगल हो जाती है, कभी तो होगी यार, 3 साल 4 साल 5 साल कभी तो होगा। अगर ये लीगल हो गई ना भाई, 10 लाख कम पड़ जाएगा आपके लिए। एक क्रिप्टो करेंसी अगर 1 लाख भी चली गई तो सोचो, मैं जो बता रहा हूँ ये डॉज कॉइन, लाइट कॉइन, भाई ये सब की वैल्यू लाख रुपए से ऊपर चली जाएगी। आज की जो वैल्यू है ना, और 10 साल के बाद की जो वैल्यू होगी, 10 साल छोड़ो, ये जितने भी क्रिप्टो करेंसी मैंने बताया ना, इसके 3 साल पहले की वैल्यू खाली देख लो आप। 3 साल पहले की वैल्यू जाके थोड़ा सा रिसर्च करो आप, प्रेजेंट क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू और 3 साल पहले क्रिप्टो करेंसी के वैल्यू को आप मैच करोगे ना, आंखें फटी रह जाएंगी आपकी। तो खैर सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है। सारे यूट्यूब चैनल तो बहुत सारे लोग नेगेटिव बता रहे हैं, पंप एंड डंप बताते हैं क्रिप्टो करेंसी को। चलो ठीक है यार, मैंने तो रिस्क लिया है, पंप एंड डंप है, जाएगा तो 10,000 जाएगा और आएगा तो कोई लिमिट नहीं आने की। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको कुछ क्वेरी होती है तो आप कमेंट कर सकते हो।